Please subscribe the channel and don't forget to click the bell icon. वेलकम टू साइंशिया। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस में लेक्चर 9 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन एक एबिलिटी का नाम है, एक सलाहियत का नाम है कि जो ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बनाती है कि वो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। अब ये टॉलरेबल रेंज क्या है? ये ऐसी रेंज है कि जिसके अंदर अगर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आती रहे तो वो बॉडी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा परमानेंट डैमेज या नुकसान लेकर नहीं आती, और इस रेंज में टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें ह्यूमन बॉडी की, तो हमारा जो सेट पॉइंट है, जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन रोजमर्रा लाइफ में और 24 आवर्स में राउंड द क्लॉक 37 डिग्री से फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। टेम्परेचर 37 डिग्री से ड्रॉप भी करता है और इससे राइज भी करता है, लेकिन ये एक सेट रेंज के अंदर रहता है। यहाँ पे ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन 36.5 और 37.5 के बीच में है, और इस दरमियान होने वाली फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी के ऊपर कोई इंजूरियस या खतरनाक इफेक्ट लेकर नहीं आती, और हम इस नैरो रेंज के अंदर बड़ी आसानी से सरवाइव करते हैं। सो बॉडी के टेम्परेचर को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करना ताकि बॉडी सरवाइव कर सके, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। हम प्लांट्स के अंदर देखेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सामना कर सकें एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस का। और पहला एनवायरमेंट स्ट्रेस है हाई टेम्परेचर। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स हाई टेम्परेचर के ऊपर कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उनसे बचने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर कौन सी अडेप्टेशंस लेकर आते हैं। प्रॉब्लम्स जो ऑर्गेनिजम्स फेस करेंगे, प्लांट्स फेस करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर, उनमें सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि हाई टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म रुक जाती है और ऑर्गेनिज्म इवेंचुअली मर जाएगा। उस प्लांट की डेथ हो जाएगी कि जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म रुक जाएगी। अब इससे बचने के लिए उन्होंने अपने अंदर जो चेंजेस लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहला एडेप्टेशन है दैट इज इवेपोरेटिव कूलिंग, कि प्लांट्स के अंदर स्ट्रोमेटा मौजूद हैं कि जिनसे पानी इवेपोरेट करता है और ठंडक प्रोड्यूस होती है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि लॉस ऑफ वाटर होता है और ये विल्टिंग कॉज कर सकता है। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो लॉस ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और उससे बचने के लिए, विल्टिंग को रोकने के लिए प्लांट को अपने स्ट्रोमेटा क्लोज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एवेपोरेशन मजीद नहीं हो सकती। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए प्लांट्स अपने अंदर एक और एडेप्टेशन लेकर आए हैं, और उन्होंने खास किस्म की प्रोटीन्स पैदा की हैं जिनको हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स जो हैं, ये प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर रीजन्स में रहते हैं उनके अंदर मौजूद हैं। इनका काम ये है कि ये एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स को कवर कर लेते हैं और उनको डीनेचर होने नहीं देते, और ये अलाउ करती हैं प्लांट्स को कि वो हाई टेम्परेचर रीजन्स के अंदर भी सरवाइव कर सकें। प्लांट्स में थर्मोरेगुलेशन में हम दूसरा स्ट्रेस देखेंगे कि लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स को कौन से वाले प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और उससे बचने के लिए उनके अंदर कौन सी वाली अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। लो टेम्परेचर में प्लांट्स जो पहला प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का चेंज हो जाना। लो टेम्परेचर के ऊपर जो लिपिड्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फ्रीज होके क्रिस्टलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड नेचर चेंज हो जाती है, वो स्टैटिक हो जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस नहीं हो पाती। दूसरा प्रॉब्लम जो लो टेम्परेचर पे प्लांट्स फेस करते हैं वो है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, कि प्लांट्स के अंदर पाया जाने वाला पानी लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होके आइस क्रिस्टल बना देगा। अगर ये आइस क्रिस्टल्स सेल वॉल के अंदर बनते हैं तो उसके ज्यादा इंजूरियस इंपैक्ट नहीं है, लेकिन यही आइस क्रिस्टल्स अगर साइटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं तो वो ऑर्गेनेल्स की सेल मेम्ब्रेन्स को पंक्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑप्टिमम कंडीशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो मजीद फंक्शन नहीं करते। ये दोनों कंडीशंस प्लांट की डेथ का सबब बन सकती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्लांट बड़ी आसानी से लो टेम्परेचर के ऊपर भी सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर कुछ खास अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर प्लांट्स जो पहली अडेप्टेशन शो करते हैं दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
तमाम ठंडे इलाकों के प्लांट्स अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट बढ़ा देते हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी को, क्योंकि ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस लो टेम्परेचर के ऊपर भी, और ये फ्रीज नहीं होते, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाते। सेकंड एडेप्टेशन जो प्लांट्स शो करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज चेंज देयर सोल्यूट कॉम्पोजिशन। ये अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जो सोल्यूट्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज करते हैं और ऐसे सॉल्यूट्स अपने साइटोप्लाज्म में रखते हैं जो कि आइस की फॉर्मेशन को हिंडर करते हैं और रोकते हैं, और साइटोप्लाज्म सुपर कूल हो जाता है लेकिन वो आइस फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाता। इस तरह से उनका सर्वाइवल प्रोमोट होता है एट वेरी लो टेम्परेचर ऑल्सो। आफ्टर डिस्कसिंग थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स एंड एनिमल्स के वो थर्मोरेगुलेशन के लिए कौन से स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि ये रेट जितना तेज होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा और जितना लो होगा टेम्परेचर उतना ही लो होगा। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज रेट ऑफ हीट गेन, कि एनिमल अपने एनवायरनमेंट से कितनी हीट गेन कर रहा है। जितनी ज्यादा हीट गेन करेगा टेम्परेचर उतना ही हाई होगा। और हम देखेंगे कि रेट ऑफ हीट लॉस कितना है, वो अपनी बॉडी से कितनी हीट अपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर रहा है। तो जितनी ज्यादा हीट वो अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा उतना ही उसका बॉडी का टेम्परेचर लो होगा। हम देखेंगे कि हीट गेन के मैकेनिज्म्स कौन से हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस, के जिनके थ्रू एनिमल अपने एनवायरनमेंट से हीट गेन कर सकता है। सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड सनलाइट एंड द थर्ड वन इज डायरेक्ट सनलाइट। ये सारे तरीकेकार यूज करके वो अपने एनवायरनमेंट से हीट अपनी बॉडी के अंदर गेन करता है। इसी तरह से एवेपोरेटिव कूलिंग को इस्तेमाल करते हुए और रेडिएशंस को इस्तेमाल करते हुए एनिमल अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा हीट, एक्सेसिव हीट को अपने एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करता है। हम देखेंगे कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया टेम्परेचर मेंटेनेंस की बुनियाद के ऊपर, और इसको बेस लेते हुए हम देखते हैं कि एनिमल्स हमारे पास दो तरह के हैं, होम्योथर्म्स एंड पोइकिलोथर्म्स। होम्योथर्म्स वो एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ, जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है, चेंज नहीं होता। इन एनिमल्स में हमारे पास मैमल्स और बर्ड्स मौजूद हैं। जबकि पोइकिलोथर्म्स जो हैं ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। इनकी बॉडी का टेम्परेचर विद सराउंडिंग टेम्परेचर, जिसको हम एम्बिएंट टेम्परेचर कहते हैं, फ्लक्चुएट करता है। इनमें रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिश हैं एंड ऑल वर्टिब्रेट्स शामिल हैं। इस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी मौजूद हैं, जैसा कि डीप सी फिश चूंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जिसकी कंडीशंस कांस्टेंट होती हैं, तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं। सो आइडियली इनको होम्योथर्म्स में होना चाहिए, ना कि पोइकिलोथर्म्स के अंदर। इसी तरह से लिजर्ड्स जो हैं वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती हैं सन बास्किंग के थ्रू। लिजर्ड्स को पोइकिलोथर्म्स से रिमूव करके होम्योथर्म्स के अंदर प्लेस होना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ बर्ड्स और मैमल्स ऐसे भी हैं कि जो अपना बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन शो करते हैं, उसे चेंज करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं, और दैट इज वाई उनको होम्योथर्म्स में नहीं होना चाहिए। इन ड्रॉबैक्स के बाद हम एक नई क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं जो कि ज्यादा इंप्रूव्ड क्लासिफिकेशन है, और उसमें हम देखते हैं कि हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन दी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। और हमारे पास तीन तरह के एनिमल्स हैं जिनमें एंडोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स हैं और हेट्रोथर्म्स हैं। एंडोथर्म्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कि जो अपनी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू मेटाबॉलिज्म, और वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। उनमें आते हैं कुछ फिश, बर्ड्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स। एक्टोथर्म्स ऐसे एनिमल्स हैं कि जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के थ्रू ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और जो हीट प्रोड्यूस करते हैं वो भी एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। उन्हें अपने एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ऐसे एनिमल्स को एक्टोथर्म कहेंगे, और इनकी एग्जांपल्स में है मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश। हेट्रोथर्म्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है कि जो इन दोनों के दरमियान वेरिएशन शो करते हैं, मींस वो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन यूजुअली वो अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन नहीं करते, टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते। ऐसे एनिमल्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं बैट्स, और दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद हैं हमिंग बर्ड्स।
हम देखते हैं कि एनिमल्स के अंदर टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए और हीट को एक्सचेंज करने के लिए डिफरेंट अडेप्टेशंस मौजूद हैं। अडेप्टेशन बॉडी में आने वाले किसी भी ऐसे चेंज को कहा जाता है कि जो किसी खास एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को प्रोमोट करता है। सो अडेप्टेशंस स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं और इसी तरह से अदर अडेप्टेशंस भी हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस के अंदर हमारे पास पहली अडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर्स। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्किन के नीचे एक फैट्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सबडर्मल फैटी लेयर। यहाँ पे डायग्राम में सबक्यूटेनियस फैट की लेयर यहाँ देखी जा सकती है और ये चूंकि एक स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, ये बॉडी से हीट को निकलने से रोकती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह से पीलेज कहा जाता है मैमल्स की बॉडी की कवरिंग को, चाहे वो हेयर है, वूल है या फर है, उसको हम पीलेज कहते हैं और ये भी इंसुलेशन का काम करती है। ये भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो कि पीलेज है यहाँ पे ऑब्जर्व की जा सकती है हेयर्स की फॉर्म में डॉग की बॉडी के ऊपर। देन हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, तो ये भी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करते हैं और ये भी चूंकि स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए ये भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में आते हैं। और लंग्स का मॉडिफाई हो जाना पेंटिंग के लिए भी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कहलाता है। पेंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे डॉग्स अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से इवेपोरेट करके पानी को, लिक्विड को, सलाइवा को कूलिंग हासिल करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर इतने ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स मौजूद नहीं हैं और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं, इसलिए वो ह्यूमंस की तरह अपनी बॉडी से स्वेट को इवेपोरेट नहीं कर पाते, इसलिए उनको अपने रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से स्वेट को इवेपोरेट करके कूलिंग हासिल करनी पड़ती है। इसे हम पेंटिंग कहते हैं। डायग्राम में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि डॉग ने अपना माउथ ओपन किया है और उसने अपनी टंग बाय स्टिक की हुई है, बाहर निकाली हुई है और वो तेज तेज और शॉर्ट सांसें लेगा और इसके लिए उसके लंग्स का मॉडिफाई होना जरूरी है और उसके कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सलाइवा यानी कि लिक्विड इवेपोरेट करेगा और उसकी बॉडी में कूलिंग पैदा होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल पेंटिंग। और हम देखेंगे कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हमारे पास है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना ताकि हीट को बॉडी से निकाला जा सके और जरूरत के टाइम हीट को अपनी बॉडी के अंदर इकोनोमाइज किया जा सके, रोका जा सके। और इसके लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। वेजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर हम ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम कर लेते हैं ताकि ब्लड फ्लो कम हो जाए, जैसा कि यहाँ डायग्राम में देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी से हीट के जाया होने को रोकना चाहता है तो वो स्किन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, स्किन की तरफ ब्लड कम जाएगा और उसका एनवायरमेंट से कॉन्टेक्ट कम होगा और बॉडी से कम हीट जाया होगी। और अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी से हीट को डिसिपेट यानी कि रिलीज करना चाहता है, निकालना चाहता है, तो वो वेजो डायलेशन करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायमीटर बढ़ गया और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा टूवर्ड्स स्किन, और फिर स्किन का एनवायरमेंट से कांटेक्ट ज्यादा है तो वहां जाने वाला ब्लड अपने अंदर से हीट को जो है वो बाहर निकालेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में जो सेकंड अडेप्टेशन है दैट इज प्लूमेज फ्लफिंग। प्लूमेज फ्लफिंग बेसिकली बर्ड्स में देखी गई है कि जब बर्ड्स के फीदर्स जो हैं वो फूल जाते हैं और वो अपने फीदर्स को यूज करके उनके दरमियान हवा को ट्रैप कर लेते हैं और वो एयर इंसुलेशन के तौर पे एक्ट करती है और उनकी बॉडी से हीट लॉस को रोकती है। प्लूमेज फ्लफिंग एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है क्योंकि इसमें फंक्शन इन्वॉल्व है और फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मसल्स जो कि फीदर्स के साथ अटैच हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट होकर फीदर्स को फ्लफ कराते हैं, जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस पॉसिबल है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्वेट ग्लैंड्स की प्रेजेंस तो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, लेकिन उनकी सही वक्त पे एक्टिवेशन जो है दैट इज व्हाट वी कॉल फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में जो हमारे पास इसके बाद की अडेप्टेशंस हैं दे आर बिहेवियरल अडेप्टेशंस। तो उसमें हम देखेंगे कि एनिमल्स अपना प्लेस एडजस्ट करते हैं और उससे वो अपनी बॉडी से हीट रेगुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि ग्राउंड स्क्विरल्स करती हैं कि दिन के वक्त जब बहुत ज्यादा हीट होती है तो वो अपना प्लेस एडजस्ट करती हैं और वो बरोज के अंदर चली जाती हैं जमीन के अंदर ताकि सन के एक्सपोजर से बचा जा सके और वो अपने आप को थर्मो रेगुलेट कर सकें। सिमिलरली बिहेवियरल एडेप्टेशन में अपनी बॉडी का पोस्चर एडजस्ट करना भी आता है ताकि सरफेस एरिया को कंट्रोल किया जा सके। मिसाल के तौर पर जब आप शदीद गर्मी में घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी बॉडी का पोस्चर इस तरह से रखें कि सन से एक्सपोजर कम से कम हो,
कम से कम सरफेस एरिया एक्सपोज हो सन के लिए, दैट इज वाई आपकी बॉडी जो है वो ज्यादा हीट गेन ना करे। सो प्लेस को एडजस्ट करना कि कहां पे जाना है और पोस्चर को एडजस्ट करना कि बॉडी को किस शेप में रखना है, ये बिहेवियरल एडेप्टेशंस कहलाती हैं। ये तीनों तरह की एडेप्टेशंस एनिमल्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो डिफरेंट टेम्परेचर रीजन्स में सर्वाइव कर सकें। एनिमल्स के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली एनिमल्स इन एडेप्टेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर। सो हम मैमल्स और स्पेशली ह्यूमंस को देखेंगे कि वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के अंदर अपनी टेम्परेचर की जो रेंज है, टॉलरेबल रेंज, दैट इज 36 डिग्री टू 38 डिग्री, ये कैसे मेंटेन करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस कैसे इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले हमारे पास है वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन। जैसे कि हमने बात की कि वेजो कंस्ट्रिक्शन में हम डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को कम करते हैं और वेजो डायलेशन में बढ़ाते हैं। जब कोल्ड टेम्परेचर होगा तो एनिमल अपनी स्किन की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा और जो डीप इनसाइड बॉडी जाने वाली ब्लड वेसल्स उनको वेजो डायलेट करेगा ताकि ज्यादा हीट लॉस ना हो बॉडी से और ब्लड स्किन की तरफ कम जाए और उसका एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट कम से कम हो। सिमिलरली कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रहने वाले एनिमल्स अपनी फर को रेज कर लेंगे और अपने बालों को फुला लेंगे जिससे वो एयर को ट्रैप करेंगे और उसको इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हुए बॉडी से हीट लॉस को रोकेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि कैसे ये एक एनिमल अपनी स्किन के ऊपर मौजूद फर को रेज करता है, बालों को रेज करता है और वो अपने आप को ठंडे एनवायरनमेंट के इफेक्ट के अंदर हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। सब डर्मल फैटी लेयर्स का हमने बात की थी ह्यूमंस के अंदर कि वो हमारी बॉडी के नीचे, डर्मिस के नीचे फैट स्टोर्ड हैं जो इंसुलेशन का रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी से हीट लॉस को रोकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो मरीन मैमल्स हैं जिनमें वेल्स और सील्स आते हैं, चूंकि वो ठंडे पानियों में रहते हैं इसलिए उनकी स्किन के नीचे बहुत थिक लेयर ऑफ फैट्स मौजूद है जिसको हम ब्लबर कहते हैं, जो कि बिल्कुल वही रोल प्ले करती है जो कि सब डर्मल फैटी लेयर ह्यूमंस के अंदर इंसुलेशन का रोल प्ले करती है। और ब्लबर को हम देखें तो ये इंसुलेटिंग फैट है और ये वेल्स और सील्स में मौजूद होती है। इसी तरह से मैमल्स के अंदर ब्राउन फैट भी मौजूद है और ये जो ब्राउन फैट है इनफैक्ट ये ऐसी फैट है कि जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है और ये जल्दी रेस्पिरेशन के थ्रू क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और ये कोल्ड टेम्परेचर में हीट प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। और फाइनली हम देखते हैं कि एनिमल्स कोल्ड टेम्परेचर में थर्मोजेनेसिस करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी के अंदर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन दो तरह की है जिसमें आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जिसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हीट प्रोड्यूस करते हैं। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हार्मोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि थायराइड ग्लैंड से पैदा होने वाले हार्मोन्स ताकि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा के हीट प्रोड्यूस की जा सके। हम देखेंगे कि वार्म टेम्परेचर्स में कैसे एनिमल्स अपनी बॉडी को थर्मोरेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल्स करते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन, लेकिन इस दफा पहले वाले मेथड से ऑपोजिट काम होता है कि स्किन की तरफ वेजो डायलेशन की जाती है और डीप इनसाइड बॉडी वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है ताकि ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ जाके एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो और ज्यादा से ज्यादा हीट बॉडी से बाहर निकाली जा सके। एनिमल्स इवेपोरेटिव लॉस करते हैं, स्वेटिंग करते हैं और अपनी बॉडी से इवेपोरेशन करके अपनी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। इसी तरह से हमने प्रीवियसली जिक्र किया पैंटिंग का, तो डॉग्स पैंटिंग करेंगे और अपने आप को थर्मोरेगुलेट करेंगे एट हाई टेम्परेचर। और सिमिलरली हम देखेंगे कि बैट्स जो हैं वो यूज करेंगे सलाइवा एंड यूरिन ताकि वो अपनी बॉडी को क्या कर सकें, थर्मोरेगुलेट करा सकें। बैट्स अपनी बॉडी को वेट रखेंगी विद यूजिंग सलाइवा एंड यूरिन और वो जब उनकी बॉडी से इवेपोरेट होगा तो उनकी बॉडी के अंदर ठंडक प्रोड्यूस होगी। और बैट्स ऐसा तब करते हैं जब वो बहुत टफ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, उस वक्त ये थर्मोरेगुलेशन करते हैं। अदरवाइज ये हेटेरोथर्म्स हैं और ये यूजुअली अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते। दीज वर दी एडेप्टेशंस कि कैसे एनिमल्स अपनी एडेप्टेशंस को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एनवायरनमेंट के अंदर फिट बनाते हैं और अपना सर्वाइवल प्रोमोट करते हैं।
मैमल्स में स्पेसिफिकली और ह्यूमंस में जनरली ये मैकेनिज्म्स डिस्कस करने के बाद हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के केस में देखते हैं कि थर्मोस्टेट फंक्शन कैसे है और कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा रहा है। ये वो ग्राफ है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि ह्यूमंस का सेट पॉइंट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी टेम्परेचर इससे लो होगा तो कोल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस को जो कि कंट्रोल सेंटर है, और फिर कंट्रोल सेंटर जो है वो इफेक्टर को मैसेज भेजेगा जो इस केस में स्केलेटल मसल्स हैं, और स्केलेटल मसल्स शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करेंगे और हीट प्रोड्यूस होगी और बॉडी का टेम्परेचर वैसे मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाएगी स्किन की तरफ ताकि ब्लड कम से कम स्किन की तरफ जाए और हीट ज्यादा लॉस ना हो बॉडी से, क्योंकि पहले ही टेम्परेचर गिर रहा है। इस तरह से बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है। अगर हम देखें कि जब टेम्परेचर बॉडी का राइज करेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो वार्म रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो मैसेज भेजेंगे हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल सेंटर है, और हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा स्वेट ग्लैंड्स को और वो स्वेटिंग के थ्रू बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। और दूसरा वेजोडाइलेशन की जाएगी स्किन की तरफ ताकि ज्यादा ब्लड स्किन की तरफ जाए और हीट लॉस हो, ताकि ये बॉडी का टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाए। इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर नैरो रेंज के अंदर मेंटेन रहेगा। और हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस जो है वो टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज में रखता है, वो इसको एक फिक्स पॉइंट के ऊपर नहीं रख सकता। हम देखेंगे कि पायरेक्सिया यानी कि हाई फीवर के अंदर टेम्परेचर क्यों नहीं फौरन से मेंटेन होता और हमें बुखार कैसे हो जाता है। नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन ये है कि रिसेप्टर इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद सेंड करता है हाइपोथैलेमस को, और उसके अंदर सेट पॉइंट है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो उससे उसको मिलाता है और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन लेता है और देन वो उसके बारे में डिसाइड करता है कि बॉडी का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है। तो अगर रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन भेजी हाइपोथैलेमस को कि बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हाइपोथैलेमस इसको अपने सेट पॉइंट के साथ मैच करेगा, इंटीग्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि बॉडी में स्वेटिंग करनी चाहिए ताकि बॉडी कूल डाउन हो और बॉडी का टेम्परेचर 38 से वापस आ जाए 37 के ऊपर। तो वो वापस आएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और नॉर्मल हो जाएगा। अगर रिसेप्टर इंफॉर्मेशन भेजे कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का टेम्परेचर, तो इस इंफॉर्मेशन को हाइपोथैलेमस मैच करेगा सेट पॉइंट के साथ और वो डिसाइड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है, इसको वापस मेंटेन करना है, बॉडी में हीट पैदा करनी है। और इस केस में हमारा हाइपोथैलेमस शिवरिंग करेगा और उससे इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा और वो वापस 37 मेंटेन हो जाएगा। ये तब की बात है जब हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर रही है। हम यहाँ पे एक केस कंसीडर करेंगे कि बॉडी का जो टेम्परेचर पायरेक्सिया में होता है, फीवर में, वो क्यों डाउन नहीं होता जब तक हम कोई मेडिकेशंस नहीं लेते। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो WBCs का नंबर बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है। जर्म्स अलोंग विद WBCs कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस बॉडी के नॉर्मल सेट पॉइंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 37 इज द नॉर्मल सेट पॉइंट और वो उसको ले गए 39 के ऊपर। अब हमारा हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 39 नॉर्मल कंसीडर करता है। तो अगर रिसेप्टर मैसेज भेजें कि बॉडी का टेम्परेचर 38 है, तो बजाय इसके कि वो इसको कम करके 37 करे, वो इसको बढ़ा के 39 करेगा और शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी बॉडी के अंदर। अचानक से आपको सर्दी लगेगी और आपके बॉडी का टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा और वो 39 तक जाएगा और इसको हम कहेंगे पायरेक्सिया या फिर फीवर। इट मींस बॉडी का टेम्परेचर राइज हो गया और ये पायरेक्सिया कहलाया। फिर जब हम इसकी एप्लीकेशन देखें तो हमें पता चलता है कि हाई टेम्परेचर हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि वो जर्म्स के खिलाफ एक्शन ले। अब हमारा टेम्परेचर 39 से नीचे नहीं आएगा, ना स्वेटिंग होगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या हो चुका है, डिस्प्लेस हो चुका है 39 पे और वो इसको नॉर्मल टेम्परेचर समझता है। जब हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं, बुखार की मेडिसिन लेंगे, तो वो क्या करेगा, वापस हमारे सेट पॉइंट को 37 पे लेकर आएगा। तो हमारी बॉडी 39 पे है, हमारा सेट पॉइंट 37 पे आ चुका है। जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो फौरन क्या होगी, स्वेटिंग स्टार्ट होगी और टेम्परेचर को नीचे लेके आया जाएगा और वापस हम कहेंगे कि बुखार खत्म हो गया। सो दिस इज द कंडीशन जो कि पायरेक्सिया में होती है और इस वजह से जल्दी से थर्मोरेगुलेशन नहीं होती। जब तक हमारा सेट पॉइंट नॉर्मल नहीं होता तो थर्मोरेगुलेशन तब तक हमारी बॉडी में पायरेक्सिया के केस में नहीं होती।